नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए इजी क्लासेस की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो है वो जनवरी के करंट अफेयर्स पूरे ख़त्म कर लिए थे। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम दिसंबर के करंट अफेयर्स शुरू कर रहे हैं और मोस्ट प्रॉब्ली ये भी 2 पार्ट का वीडियो बनेगा, जिसके बाद दिसंबर के भी करंट अफेयर्स ख़त्म हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला टॉपिक क्या है दोस्तों। इंडियन रैंकिंग सोसाइटी की हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। तो रैंकिंग की इम्पोर्टेंस दोस्तों आप लोगों को पता ही होगी। लगभग सारे जितने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे जो है वो देशों की अलग अलग रैंकिंग निकालते हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो आईएमएफ हो, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो। और अलग अलग तरीके की रैंकिंग होती हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो सकती है, सोशल हो सकती है। फिर उसमें भी सब कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि विमेन एम्पावरमेंट पर रैंकिंग होती है, जेंडर इक्वालिटी पर रैंकिंग होती है, चाइल्ड राइट्स पर रैंकिंग होती है। फिर जो है वो करप्शन पर रैंकिंग होती है, टेररिज्म पर, शांति पर, अशांति पर। इस तरह की कई तरह की रैंकिंग जो है वो निकाली जाती है। अब इसकी ज़रूरत क्यों होती है? इससे जो है दोस्तों होता क्या है कि किसी भी देश का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक परसेप्शन क्रिएट होता है। मतलब कि जैसे कि भारत की अगर बात करें तो कोई रैंकिंग आई, जैसे मान लीजिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो इंडेक्स आता है, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में जो है वो भारत की रैंकिंग अच्छी आई। तो जो बाहर की कंपनियां हैं जो भारत में निवेश करना चाहती हैं, उनको ये लगेगा कि भारत में जो बिज़नेस करने के लिए जो माहौल है वो अच्छा हो रहा है, तो वो उनको प्रोत्साहन मिलेगा कि हम जाके भारत में निवेश करें। अब इसी तरह से टेररिज्म पर रैंकिंग आती है और पीस पर, करप्शन पर आती है। तो उससे पता लगता है कि भारत में कितना करप्शन है, कितना करप्शन व्याप्त है, पिछले साल से कितना सुधार हुआ है। तो इस तरह से जो है वो रैंकिंग निकाली जाती है। देश के अंदर भी जो है वो अलग अलग संस्थाएं अलग अलग पहलुओं पर रैंकिंग निकालती हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू जो है वो हर देश का एजुकेशन होता है। भारत में भी जो है एजुकेशन को बहुत महत्ता दी जाती है। तो दोस्तों, यूनियन एचआरडी मिनिस्ट्री ने जो है वो इंडियन रैंकिंग सोसाइटी इस्टेब्लिश की है। इस रैंकिंग सोसाइटी का जो है वो लक्ष्य क्या है कि भारत में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी रैंक निकालना, हर साल जो है वो उनकी रैंक निकालना। तो दोस्तों, रैंक निकालने से होता क्या है, इस तरह के इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग निकालने से फ़ायदा क्या है? इससे होता दोस्तों ये है कि हमको पता लगता है, बाहर से देखने वाले को पता लगता है कि जो भारत में एजुकेशन के गोल्स हैं उनको वहाँ तक पहुँचने के लिए ये इंस्टीट्यूशंस क्या काम कर रहे हैं, रिसर्च में जो है वो कितना आगे बढ़ रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना जो है वो काम चल रहा है यहाँ पर। तो वही जो देशों के साथ होता है कि एक परसेप्शन क्रिएट होता है, वही चीज़ें जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ भी होती हैं। साथ ही साथ इस तरह की रैंकिंग से जो है वो कंपटीशन इनके बीच में बढ़ता है, तो जो है वो कोशिश करते हैं कि हम और अच्छे हो सकें। तो इंडियन रैंकिंग सोसाइटी का जो लक्ष्य है वो यही है कि वो जो है हर साल इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग निकाले। और इसमें जो है वो अभी तक जो रैंकिंग निकाली जाती थी उसमें कई तरह की कैटेगरीज होती हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज़ की, इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी, लॉ कॉलेजेस, बिजनेस स्कूल, इस तरह की अलग अलग जो है वो कैटेगरीज होती हैं। जो ये रैंकिंग निकल रही है, इंडियन रैंकिंग सोसाइटी जो रैंकिंग करेगी उसमें जो है वो थोड़ा सा और डिटेल्ड होगी और छोटी छोटी कैटेगरियों में जो है वो बटी होगी, जहाँ पर जो है वो हर पहलू पर अध्ययन किया जा सकेगा, हर पहलू पर मार्क्स दिए जाएंगे, ताकि जो ओवरऑल रैंकिंग निकलेगी वो और जो है वो रिफाइंड होगी कई तरीकों में। तो अब इस पर बात हो गई, तो इसके थोड़ा बैकग्राउंड पर भी चर्चा कर लें। 2015 में जो है वो यूनियन एचआरडी मिनिस्ट्री ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लॉन्च किया था। तो इसका जो है लक्ष्य वही था, इसका लक्ष्य ये था कि एक जो है वो रैंकिंग मैकेनिज़्म बनाना पूरे देश में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, एक जो है वो स्टैंडर्ड, एक बेंचमार्क स्टैब्लिश करना कि इस आधार पर जो है वो रैंकिंग होगी, मेथड्स बताना कि रैंकिंग जो है वो किस तरह से की जाएगी। उसके बाद जो है वो ये जो रैंकिंग का काम था, अभी तक जो है वो कोई एक बॉडी थी नहीं इंडियन जो है वो रैंकिंग के लिए। तो रैंकिंग सोसाइटी के पहले तक ये काम जो है वो नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन कर रहा था। तो अब जो है वो एनबीए इसको कहते हैं। तो एनबीए के बारे में भी आइए थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं कि असल में ये होता क्या है। तो दोस्तों, भारत में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मान्यता देने के लिए 2 तरह की जो है वो बॉडीज़ बनाई गई हैं। उनमें से एक जो है वो है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, जिसको कि एनबीए हम कहते हैं, जिसकी अभी बात हो रही थी, और दूसरा है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, एनएएसी।
तो इसमें जो है वो जो पहला है, मतलब कि जो एनबीए की हमने बात की थी, तो एनबीए जो है वो टेक्निकल प्रोग्राम्स में जो है वो मान्यता देता है, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, मैनेजमेंट प्रोग्राम हो गया, इस तरह की चीज़ों में। और जो एनएएसी है वो जनरल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को मान्यता देता है। तो अभी तक जो है वो जो भारत में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग का काम था वो एनबीए को दिया गया था। अब जो है वो ये काम रैंकिंग सोसाइटी को उसके सुपुर्द कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस टॉपिक में जानने के लिए इतना ही है। नेशनल रैंकिंग सोसाइटी क्या होती है, क्यों बनाई जा रही है, रैंकिंग के बारे में हमने थोड़ा सा जाना कि वो तो बेसिक नॉलेज थी, वो तो हमको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन बेसिक नॉलेज थी। साथ ही साथ नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में हमने जाना, एनबीए के बारे में हमने जाना और एनएएसी के बारे में हमने जाना। तो इस टॉपिक में दोस्तों इतना ही है। आइए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक आज का क्या है। इंडिया अप 1 रैंक इन यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट इंडेक्स। तो दोस्तों अभी हमने जो है वो रैंकिंग की बात की थी, तो ये देखिए अब एक रैंकिंग का टॉपिक आ भी गया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो एक हर साल रैंकिंग निकालता है जिसका नाम होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है वो, अगर उसकी हिस्ट्री की बात करें तो पाकिस्तान के इकनॉमिस्ट थे महबूबुल हक और भारत के इकनॉमिस्ट जो हैं वो अमर्त्य सेन। इन दोनों लोगों ने मिल के जो है वो इसको शुरू किया था। उसी आधार पर जो है वो इसको यूनाइटेड नेशंस निकालता है। इसमें जो है वो 3 बेसिक डायमेंशन होते हैं जिनके आधार पर ये रैंकिंग की जाती है। पहला होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा होता है शिक्षा एजुकेशन और तीसरा होता है पर कैपिटा इनकम। तो अब इसमें जो रैंकिंग है भारत की वो कुल 189 देश थे, जिसमें कि भारत की रैंकिंग जो है वो 129 है। तो और पिछले साल जो है, अगर पिछले साल की बात करें तो भारत की पोजीशन जो है वो 130 थी। तो इसमें जो है वो स्थिति में भारत की सुधार हुआ है। इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो शुरुआत की जो 3 पोजीशन है वो नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड और आयरलैंड को मिली है। जर्मनी जो है चौथे स्थान पे है। उसके बाद हम भारत के पड़ोसियों की बात करें तो श्रीलंका जो है वो 71st पोजीशन पे है, 71वें स्थान पे। चाइना जो है 85 पर है, भूटान 134 पर है, बांग्लादेश 135 पर, म्यांमार 145 पर, नेपाल 147 पर और पाकिस्तान जो है वो 152 रैंक पर इसमें बना हुआ है। तो दोस्तों इसमें जानने के लिए इतना ही है कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो यूएनडीपी जो है वो एसडीआई निकालता है। महबूबुल हक और अमर्त्य सेन का नाम जानना ज़रूरी है। 3 इसके पिलर्स क्या क्या होते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम। और भारत की पोजीशन क्या है, 129वां स्थान जो है भारत को मिला है। तो इस टॉपिक में इतना ही है। देखते हैं हमारा आज का अगला टॉपिक क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019। तो दोस्तों एसडीजी का जो है वो नाम आप लोग ने सुना होगा, आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। ये 17 जो है वो गोल्स हैं जो कि 2030 तक अचीव किए जाने हैं। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ये जो है वो गोल्स सेटअप किए थे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होती है वो वही मेजर करती है कि जो देश हैं वो अभी 2030 के जो गोल्स हैं उनको पाने में कितनी दूरी है, उनको कितना समय लगेगा, कितना अचीवमेंट उनका हो गया, मतलब कितना जो है वो उस दिशा में वो तरक्की कर चुके हैं। भारत में जो नीति आयोग है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स एक निकालता है। इसका लक्ष्य जो है वो होता है इंडिया के जो स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनको जो है वो रैंक करना, उनकी जो है वो प्रोग्रेस को नोट करना। तो इस रिपोर्ट के बारे में, ये जो नीति आयोग निकालता है इसके बारे में हम जो है वो थोड़ी सी जानकारी डिटेल में आइए ले लेते हैं। अगर हम 2018 की जो है वो इस नीति आयोग की रिपोर्ट की बात करें तो उसमें जो है वो 17 में से केवल 13 जो है वो गोल्स को कवर किया गया था। 2019 की जो रिपोर्ट है उसमें 17 में से 16 गोल्स को कवर किया गया है। तो एक जो है वो प्रोग्रेस भारत के लिए यहाँ पर है। एक इसमें जानने लायक चीज़ ये भी है कि ये जो रिपोर्ट होती है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है वो यूनाइटेड नेशंस और ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर ये रिपोर्ट जो है वो तैयार करता है। अब जो है वो इस रिपोर्ट में इसको बनाने में मेथडोलॉजी क्या फॉलो होती है, क्या तरीका होता है, ये थोड़ा सा इस पर भी जान लेते हैं। तो दोस्तों इस रिपोर्ट में जो है वो 0 से 100 तक का स्कोर्स दिया जाता है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को। जिसका स्कोर जो है वो ज़्यादा होता है, माना जाता है कि 2030 के गोल्स अचीव करने के वो ज़्यादा करीब है।
तो इसी आधार पर चार जो है वो पार्ट्स में इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को बांटा जाता है, जैसा कि आप नीचे देखेंगे लिखा हुआ है। सबसे पहली कैटेगरी होती है एस्पिरेंट की, जो कि जिसका स्कोर 0 से 49 तक होता है। परफॉर्मर की कैटेगरी होती है जिसमें कि जो है वो 50 से 64 तक की रैंकिंग होती है, और जो है वो 65 से 99 होते हैं फ्रंट रनर, और जिसको जो है वो 100 का स्कोर मिलता है उसको अचीवर बोला जाता है। अब अगर भारत की बात करें तो भारत का जो स्कोर है वो 2018 में 57 था, और 2019 में उसमें जो है वो 3 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, वो 60 हो गया है। ओवरऑल जो स्कोर था वो ऐसा हो गया है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि रिपोर्ट में जो है वो क्या क्या पॉइंट्स आए हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि गोल नंबर 6 जो कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन पर है, गोल नंबर 9 जो इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, और गोल नंबर 7 जो कि अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी पर है। इन तीनों में जो है वो सबसे ज़्यादा तरक्की की गई है। भारत में इन तीनों में सबसे ज़्यादा तरक्की देखी गई है। 2018 की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश, बिहार और असम, ये तीनों स्टेट्स जो हैं वो एस्पिरेंट की कैटेगरी में थे, मतलब 0 से 49 वाली कैटेगरी में थे। 2019 की रिपोर्ट में ये तीनों जो है वो ऊपर जाके परफॉर्मर की कैटेगरी में आ गए हैं, मतलब कि 50 से 64 तक का जो स्कोर है उस कैटेगरी में ये लोग आ गए हैं। इसके बाद 5 स्टेट्स आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा और सिक्किम, ये परफॉर्मर से जो है वो फ्रंट रनर की कैटेगरी में आ गए हैं, मतलब 65 से 99 वाली कैटेगरी में ये लोग आ गए हैं। भारत में 70 के स्कोर के साथ केरला जो है वो पहले स्थान पर रहा है, और हिमाचल प्रदेश जो है वो दूसरे स्थान पर रहा है। तीसरे स्थान पर जो है वो 3 स्टेट्स रहे हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु। इन तीनों का स्कोर जो है वो 67 था। अगर हम सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट 2018 की रिपोर्ट से यूपी में देखा गया, जहां पर 2018 की रिपोर्ट में यूपी की रैंकिंग 29वीं थी, इस बार जो है वो रैंकिंग 23वीं हो गई है। उड़ीसा की बात करें तो 2018 में 23वीं रैंकिंग इसकी थी, अब जो है वो 15वीं हो गई है। और सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की जो है वो 15वीं रैंकिंग से 7वीं रैंकिंग हो गई है। अगर बिहार की हम बात करें तो बिहार का 2018 में स्कोर 48 था, और 2019 में जो है वो बिहार का स्कोर 50 है। ये स्कोर में जो है वो इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन अभी भी जो है वो बहुत स्कोप है बिहार के लिए इम्प्रूव करने के लिए। तो दोस्तों इस टॉपिक में इतना ही है। एसडीजी के बारे में हमने थोड़ा सा जाना, ये रिपोर्ट कैसे बनती है, कौन बनाता है, इसके बारे में हमने जाना। नीति आयोग बनाती है। फिर हमने जो है वो रिपोर्ट में जो पॉइंट्स उभर के आए थे इस बार, उस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब इस टॉपिक में इतना ही है पढ़ने के लिए। देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। प्रोजेक्ट गांधी इंसाइक्लोपीडिया अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों गांधी जी की 150वीं जन्मतिथि के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये निर्णय लिया है कि गांधी पीडिया जो है वो बनाएगा। गांधी पीडिया जो है वो गांधी जी के जो विचार थे, उनकी जो फिलॉसफीज थी, उनके बारे में जो है वो जानकारी देने का लोगों को काम करेगा। ये जो है वो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम द्वारा जो है ये बनाया जा रहा है, शुरू किया जा रहा है। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम जो है वो एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में। भारत में कुल ऐसे 24 जो है वो म्यूजियम्स चल रहे हैं, और पहला ऐसा म्यूज़ियम जो था, ये जैसा आप सेकंड पॉइंट देखेंगे, पहला म्यूज़ियम था उसको बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूज़ियम कहा जाता था, और ये 1959 में बना था। ये जो है वो जो काउंसिल है इस समय जो है वो साइंस सेंटर्स भी डेवलप कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट्स के कोलैबोरेशन के साथ। तो ये जो साइंस सेंटर्स होते हैं, इनका काम है कि ये जो है वो जगह जगह पर साइंस के एग्जीबिशन लगाएं और लोगों को साइंस के बारे में जागरूक करें, उनको जानकारी दें। ऐसे जो है वो 5 साइंस सेंटर्स अभी तक बनाए जा चुके हैं, मुंबई, नागपुर, कैलिकट, भोपाल और गोवा में। और इसमें बताया जाता है कि हर साल लगभग 7.5 लाख लोग जो है वो ऐसे म्यूज़ियम्स को विज़िट करते हैं, तो ऐसे सेंटर्स को विज़िट करते हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक में जानने के लिए इतना ही है कि गांधी इंसाइक्लोपीडिया पर एक जो है वो प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूज़ियम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें दोस्तों जानने के लिए हमारे लिए इतना ही है। आइए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। गवर्नमेंट लॉन्च्ड गुड गवर्नेंस इंडेक्स। भारत सरकार ने गुड गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च किया, जिसका कि लक्ष्य है जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके बीच में जो है वो रैंकिंग करना, कि उन्होंने जो है वो गुड गवर्नेंस की तरफ कैसे कदम उठाए हैं, उनको जो है उसमें कितनी सफलता मिली है।
इससे जो है वो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे कि आप देखेंगे, टू प्रोवाइड क्वांटिफाइबल डेटा टू कंपेयर द स्टेट ऑफ गवर्नेंस इन ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो इससे क्या होगा कि उनको जो है वो मौका मिलेगा, जब इस तरह की रैंकिंग होगी, कई पहलू सामने आएंगे अलग अलग स्टेट्स के बारे में, तो सारे स्टेट्स को मौका मिलेगा कि वो जो है वो कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ बनाएं, इस तरह की जो है वो कदम उठाएं, जिससे कि रैंकिंग में उनको सुधार मिले। वही चीज़ थी जो हमने पहले बात की थी कि जो कंपटीशन की भावना है वो बढ़ती है। तो एक जो है वो गुड गवर्नेंस इंडेक्स इसलिए चलाया गया है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है वो 10 सेक्टर्स को कंसिडर करता है। ये 10 सेक्टर हैं: एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर, कॉमर्स इंडस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज़, इकोनॉमिक गवर्नेंस, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, जुडिशियल एंड पब्लिक सेफ्टी, एनवायरनमेंट एंड सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट। ये 10 जो है वो इसके इंडिकेटर्स हैं, और इस पर भी जो है वो इन 10 को 50 और इंडिकेटर्स में डिवाइड किया गया है, और इन्हीं इंडिकेटर्स के आधार पर जो है वो गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है वो हर साल तैयार किया जाता है। इस रैंकिंग के लिए जो है वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को 3 भागों में विभाजित किया गया था। पहला था बिग स्टेट्स, दूसरा था नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स, और तीसरा जो है वो यूनियन टेरिटरीज। तो बिग स्टेट्स की बात करें तो तमिलनाडु जो है वो गुड गवर्नेंस इंडेक्स में पहले नंबर पर था, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, फिर छत्तीसगढ़, फिर आंध्र प्रदेश। उसके बाद जो है वो नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स की बात करें तो हिमाचल प्रदेश जो है वो पहली रैंक थी, उत्तराखंड दूसरे नंबर पे, त्रिपुरा तीसरे नंबर पे, इस तरह से आगे। अच्छा, इसमें जो है वो ख़राब स्टेट्स की बात करें तो बिग स्टेट्स में जो है वो ख़राब जो परफॉर्मर थे वो थे उड़ीसा, बिहार, गोवा और उत्तर प्रदेश। फिर झारखंड जो है वो आखिरी स्थान पर था। और अगर हम हिल स्टेट्स की बात करें तो जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल, ये जो है वो ख़राब स्टेट्स की रैंकिंग भी इसमें की गई थी। अब अगर हम एग्रीकल्चरल रैंकिंग की बात करें तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस में मध्य प्रदेश का था, फिर मिज़ोरम का था, फिर दमन एंड दीव का था। एग्रीकल्चरल जो रैंकिंग की गई उसके लिए जो है वो फूड ग्रेन प्रोडक्शन, मिल्क और मीट प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस, क्रॉप इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें जो है वो ध्यान में रखी गई थी। उसके बाद जो है वो कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की जो कैटेगरी थी उसमें जो रैंकिंग है उसमें दिल्ली, उत्तराखंड और झारखंड जो है वो ये टॉप परफॉर्मर्स थे। तो इसमें दोस्तों इस टॉपिक में जानने लायक इतना ही है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स होता क्या है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको क्यों निकालता है, स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच की रैंकिंग होती है, 10 सेक्टर्स इसमें होते हैं, कुल जो है वो 50 इंडिकेटर्स होते हैं। इसमें जो है वो 3 तरह की कैटेगरीज थे, वो भी मैंने आपको बता दी। अब इस टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है यूनेस्को एंड डेल टू ट्रेन 4000 स्कूल टीचर्स इन इंडिया। तो आइए देखते हैं दोस्तों इस टॉपिक में क्या है। तो दोस्तों डेल टेक्नोलॉजीज़, इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे, लैपटॉप कंप्यूटर इसके आते हैं। और यूनाइटेड नेशंस की जो बॉडी यूनेस्को है उसका एक इंस्टीट्यूट है, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इन दोनों ने मिल के पार्टनरशिप में एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है डेल आरंभ। तो डेल आरंभ का जो लक्ष्य है वो है पीसी, मतलब पर्सनल कंप्यूटर जो होता है, तो पीसी फॉर एजुकेशन करके ये प्रोग्राम है। तो इसमें जो है वो टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो जो है वो डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल करें, और जो उससे क्या होगा कि जो पढ़ाने की उनकी क्षमता है, जो क्वालिटी है, उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है अरुणाचल टू मार्क स्कूल्स एज हार्ड एंड सॉफ्ट। तो दोस्तों अरुणाचल के बारे में आप लोग जान ही रहे होंगे कि उसकी जो जोग्राफिकल कंडीशन है वो बड़ी डिफ़िकल्ट है। मतलब कि जो है वो वहाँ पर पहुँचना कई जगहों पर जो है वो बहुत बहुत दुर्गम जगह है, बहुत दुर्गम रास्ते हैं वहाँ पर, कई जगहों पर रास्ते हैं ही नहीं हैं। तो अब ऐसे दूर दराज के इलाकों में भी स्कूल तो हैं ही हैं वहाँ पर। तो जोग्राफ़ी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि स्कूल में जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होना, और ये सारे कारणों से टीचर्स भी जो होते हैं, जो सरकारी स्कूलों के टीचर हैं, वो ऐसी जगहों पर जाना नहीं चाहते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वहाँ की सरकार ने ये निर्णय लिया है कि वो जो है अब स्कूल को, सरकारी स्कूलों को 3 तरह के स्कूलों में कैटेगराइज करेगी, विभाजित करेगी। पहला होगा हार्ड, फिर दूसरा होगा सॉफ्ट, और तीसरा होगा मीडियम। तो अब थोड़ा सा अरुणाचल में ये जो मुद्दा है इस पर बात कर लेते हैं कि इसमें आप इश्यूज़ में देखेंगे तो लगभग 3500 गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर कि टीचरों की गैर मौजूदगी जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा वहाँ पर है स्टेट में। उसके बाद जो है वो समस्या ये है कि जो स्टूडेंट टीचर रेशियो है, मतलब कितने स्टूडेंट्स पर एक टीचर हैं, वो जो रेशियो है वो बहुत ही
मतलब अनइवन है। जैसे कि जो शहरी एरियाज़ हैं वहाँ पर ये रेशियो अच्छा है अगर उसकी तुलना की जाए गांव के एरियाज से, क्योंकि गांव में और पिछड़े इलाकों में जो है वो टीचर्स जो हैं वो जाना नहीं चाहते सरकारी स्कूलों के। तो अब इसमें जो है वो और भी चीज़ें अगला पॉइंट ऑफ देखेंगे कि द एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज़ बीन फेसिंग डिफ़िकल्टीज़ इन पोस्टिंग लगभग 16,500 रेगुलर टीचर्स। तो ऐसे कई टीचर्स अभी नौकरी में हैं जिनको जो है वो दूर दराज के इलाकों में, पिछड़े इलाकों में पोस्ट करने में भी दिक्कत आ रही है एजुकेशन डिपार्टमेंट को वहाँ के। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कि ये स्कूलों को इसी माध्यम से, इसी बेस पर हार्ड, मीडियम और सॉफ्ट के रूप में जो है वो विभाजित करेगा। जो जितना जिसका रास्ता जितना दुर्गम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ जितना कम होगा, टीचर्स जहाँ जाने के लिए जितना ज़्यादा रिलक्टेंट होंगे, मतलब हिचकिचाएंगे, उन स्कूलों को हार्ड कहा जाएगा। उससे थोड़ा सा ठीक पोजीशन जिसकी होगी उसको मीडियम, और अंतिम में जो जो सबसे अच्छे स्कूल होंगे उनको सॉफ्ट कहा जाएगा। तो अब इसमें जो है वो किया जा रहा है कि जो टीचर कोई जो है वो सरकारी नौकरी पाएगा, उसको जो है वो अपनी नौकरी के शुरू के 3 साल जो हैं वो इन हार्ड स्कूलों में, मतलब जो ये दुर्गम एरियाज़ वाले जो पिछड़े इलाकों में जो स्कूल हैं वहाँ पर 3 साल अपने नौकरी के बिताने होंगे शुरुआती। उसके बाद अगले जो 5 साल हैं वो मीडियम एरियाज़ में, मीडियम डिफ़िकल्टी वाले एरियाज़ में, और जो उसके बाद की पोस्टिंग होगी वो सॉफ्ट पोस्टिंग होगी। तो ये एक तरह से जैसे कि आर्मी में सिस्टम होता है कि पहले जो है वो पीस पोस्टिंग होती है, उसके बाद फिर जो है वो फ्रंट पे पोस्टिंग होती है, तो लगभग उसी तरह का होगा। यहाँ पर बस वही है कि कैटेगरीज 3 हो जाएंगी, हार्ड, मीडियम और सॉफ्ट। तो ये जो है सरकार का अच्छा इनिशिएटिव है। डॉक्टरों के साथ ये किया जाता है कि 1 साल की उनको जो है वो रूरल पोस्टिंग मैंडेटरी कर दी जाती है, क्योंकि जो है वो डॉक्टर जो है वो पीजी करने के बाद गाँव में नहीं जाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसी तरह की हैं, रिलेटेड ही हैं एक तरह से। तो अरुणाचल सरकार का कहा जा सकता है कि अच्छा निर्णय है। इससे जो है वो स्कूलों में टीचर स्टूडेंट रेशियो जो है उसको बढ़ावा मिलेगा, वो सुधरेगा, और ये जो है वो एक सकारात्मक कदम इसको माना जा सकता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक हमारा है एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। तो दोस्तों एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के बारे में हम पढ़ेंगे। ये दोस्तों कुछ थोड़ा पुरानी स्कीम है, 2015 में जो है वो इसको लॉन्च किया गया था, और इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। इसको सुगम्य भारत अभियान भी इसको कहा जाता है। और इसका जो लक्ष्य था जब इसे शुरू किया गया तो इसका लक्ष्य रखा गया था कि सन 2017 तक भारत को जो है वो जो यहाँ के डिसेबल्ड लोग हैं, जिनको दिव्यांग कहा जाता है, दिव्यांग जनों के लिए पूरे भारत को सुगम बनाना, सुगम्य बनाना। मतलब कि जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है भारत का, जो ट्रांसपोर्टेशन है, इस तरह की चीज़ें जो है वो उसको उनके लिए सुगम बनाना। अब इसका जो है वो आपको बहुत बेसिक सा मैं एग्जांपल दे दूं कि जैसे कि कोई बिल्डिंग है, कोई सरकारी बिल्डिंग है, तो वहाँ पर जो है वो सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। तो इस स्कीम के अंदर जो है वो वहाँ पर रैंप इस्टेब्लिश किए जाएंगे, रैंप बनाए जाएंगे, ताकि जो व्हील चेयर पे जो लोग हैं वो लोग ऊपर जा सकें। साथ ही साथ जैसे कि आप स्टेशनों पर देखते हैं कि साइड में एक जो है वो पीली पट्टी होती है, जिस पर कि खुरदुरी पीली पट्टी होती है। तो वो इसलिए होती है कि जो दृष्टिहीन लोग हैं, दृष्टिबाधित लोग हैं, वो लोग जो है वो अपनी छड़ी के माध्यम से महसूस कर सकें कि वो लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं। तो इसी तरह की और भी चीज़ें जो है वो की जाने के लिए ये लक्ष्य इसका निर्धारित किया गया था कि इसको जो है वैसा किया जाना है। अभी हाल ही में सरकार ने जो है वो एक प्रेजेंटेशन दिया लोकसभा में, जहाँ पर सरकार ने कहा कि इसका जो लक्ष्य को पाने की जो गति है, जो प्रोग्रेस है, वो बहुत स्लो रही है, जिसके चलते जो है इस मिशन की डेडलाइन को बढ़ा के मार्च 2020 तक के लिए, मतलब 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो अब दोस्तों आइए, इतना हम लोगों ने देख लिया, तो आइए थोड़ा सा जो है एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि जो है वो एक नेशनल मिशन है और इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए जो है वो यूपीएससी इस तरह के सवाल पूछता भी है, स्कीम से सवाल पूछता भी है। तो आइए थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो 2015 में ये स्कीम जो है वो शुरू की थी, सुगम्य भारत अभियान के नाम से। अब अगर हम जो है वो इसके बेसिस की बात करें तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट जो है वो 1995 का था। उसमें कहा गया था कि ट्रांसपोर्टेशन और बाकी जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है देश का, उसको दिव्यांग जनों के लिए जो है वो उनके अनुकूल होना चाहिए, उनके लिए जो है वो ये सुगम होना चाहिए। इसके बाद जो है वो धीरे धीरे पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 था, उसको जो है वो 2016 में राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट के साथ जो है वो रिप्लेस कर दिया गया। और इस एक्ट में भी जो है यही चीज़ कही गई थी कि जो एनवायरनमेंट है वो सुगम होना चाहिए, उनके लिए जो है वो आसानी पैदा करना हमारा सरकार का लक्ष्य होना चाहिए।
इसके अलावा जो है वो यूनाइटेड नेशंस का एक कन्वेंशन भी है जिसको कि इंडिया ने साइन किया हुआ है। इसका नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो इसमें भी जो है वो कहा गया है कि जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन बहुत आसानी से अवेलेबल होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन उनके लिए जो है वो एक्सेसिबल होना चाहिए, देश का ओवरऑल जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो उनके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उनके अनुकूल होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें उसमें भी कही गई थी। ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुगम्य भारत अभियान जब शुरू किया गया था तो उसके भी 3 कंपोनेंट बनाए गए थे। पहला कंपोनेंट वही था कि एनवायरनमेंट एक्सेसिबिलिटी, मतलब जो फिजिकल एनवायरनमेंट है देश का, जो मैंने रैंप की बात की और वो जो पीली पट्टियों की बात की वो होता है। ट्रांसपोर्टेशन एक्सेसिबिलिटी, मतलब कि जो ट्रांसपोर्ट देश का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको जो है वो इस तरह के लोगों के लिए जो है वो दिव्यांगजनों के लिए एक्सेसिबल बनाना। और तीसरा जो मैंने आपको बात की कि इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो भी इनके अनुकूल, दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाई जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन का पार्ट थी। इसके अलावा जो है वो छोटे छोटे सब गोल्स भी लिए गए थे जो कि हर कंपोनेंट के अंदर में 2-3 गोल्स थे। तो वो सारी चीज़ें भी थी, इतना डिटेल में हमको जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो इस टॉपिक में दोस्तों इतना ही। आइए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। अब हम देखेंगे नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन। तो दोस्तों नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन एक नया मिशन है जो कि 7 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन शुरू कर रहा है। और इसका लक्ष्य है सन 2022 तक भारत में ब्रॉडबैंड जो है वो, ब्रॉडबैंड की जो सुविधा है उसको हर एक आदमी तक पहुंचाना। इसका जो मेन जो एम है वो, वैसे तो इसका एम है कि जो है वो हर इंसान को बराबरी से जो है वो हक मिले इंटरनेट यूज़ करने का, ब्रॉडबैंड यूज़ करने का। लेकिन इसका जो मेन टारगेट ग्रुप है वो रूरल इंडिया या पिछड़ा हुआ जो क्षेत्र है भारत का, गांव वाले क्षेत्र और पिछड़े हुए क्षेत्र, वो सारे क्षेत्र जो हैं वो इसका मेन लक्ष्य है। हमारे देश की जो नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी थी 2018 की, उसी पर जो है वो इस स्कीम को आधारित किया गया है। और इसका जो विजन है वो आप इसमें विजन में देखेंगे तो इसमें लिखा भी हुआ है कि कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ब्रिज द डिजिटल डिवाइड। अब दोस्तों डिजिटल डिवाइड का मतलब ये हुआ कि अब जैसे आप जानते हैं कि शहरों में अगर आप रहते हैं तो आपको ब्रॉडबैंड की सुविधा, इंटरनेट की सुविधा आपके मोबाइल पर बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इंटरनेट की स्पीड जो है वो बहुत अच्छी होती है। अगर आप वही सेम चीज़ें लेके गांव में चले जाएं तो ब्रॉडबैंड की सुविधा जो है वो बहुत कम गाँवों में मौजूद है। और उसके बाद जो है वो जो मोबाइल का भी इंटरनेट है वो भी आपका ठीक से काम नहीं करता है। तो ये जो अंतर है शहरों और गाँव में, इसी को जो है वो डिजिटल डिवाइड कहा जाता है। उसके बाद जो है इसको ख़त्म करना इस मिशन का लक्ष्य है। अगला जो है इसका फैसिलिटेट डिजिटल एम्पावरमेंट एंड इंक्लूजन। उसके बाद जो अगला है वो है प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड यूनिवर्सल एक्सेस फॉर ब्रॉडबैंड फॉर ऑल। तो ये वही चीज़ दोस्तों की हर एक इंसान के लिए जो है वो ब्रॉडबैंड की सुविधा बिना किसी भेदभाव के प्रोवाइड की जाए। तो इसमें बेसिकली दोस्तों यही चीज़ है। एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ हमने बताई कि 2022 तक का इसका लक्ष्य रखा गया है। दूसरी ज़रूरी चीज़ इसमें यह है कि ब्रॉडबैंड रेडिनेस इंडेक्स जो है वो एक यहाँ पर तैयार किया जा रहा है इस स्कीम के अंतर्गत, मतलब तैयार किया जाएगा वो। तो उसका लक्ष्य क्या होगा कि रेडिनेस इंडेक्स बनाया जा रहा है, तो वो जो है वो हमारी जो तरक्की है इस क्षेत्र में, स्कीम की जो तरक्की है उसको नापने के लिए बनाया जा रहा है कि हम कितना आगे बढ़ें, अभी हमको कितना आगे बढ़ने की ज़रूरत है। साथ ही साथ इसमें अगर ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क की बात करें तो 30 लाख किलोमीटर जो है वो और अभी जो प्रेजेंट जो ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क है उसके अलावा 30 लाख किलोमीटर का जो है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क जो है वो बनाया जाना है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और यूटीज़ की मदद से ये जो है वो काम किया जाएगा। तो इस चीज़ में, इस टॉपिक में दोस्तों इतना ही है। आइए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक आज का क्या है। ग्लोबल अलायंस ऑन हेल्थ एंड पोल्यूशन रिपोर्ट 2019। ये पॉपुलेशन लिखा हुआ है दोस्तों, ये मिसप्रिंट हो गया है, पोल्यूशन होगा। 2019 की रिपोर्ट एक आई है। तो इसमें जो है इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया में जो है वो पोल्यूशन से संबंधित सबसे अधिक मौतें विश्व भर में हुई हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 23 लाख लोग, 2.3 मिलियन लोग जो है वो पोल्यूशन से संबंधित कारणों से इनकी मौत हो गई। अब बाकी इसमें जो रिपोर्ट में है उसको जानने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ये जो ग्लोबल अलायंस ऑन हेल्थ एंड पोल्यूशन है ये है क्या। ये दोस्तों एक अलायंस है, वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन कमीशन, यूएन एनवायरनमेंट और इसके अलावा जो है वो अलग अलग जो इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके मिनिस्ट्रीज़ ऑफ एनवायरनमेंट का को मिलाकर जो है वो एक ये अलायंस बनाया गया है। और इसका लक्ष्य जो है वो पोल्यूशन और हेल्थ में जो संबंध है उसको उजागर करना, उस पर अध्ययन करना, इसका लक्ष्य ये है।
तो इसके बारे में इतना ही जानने की ज़रूरत है। तो इस रिपोर्ट में मैंने आपको पहले ही बताया कि कहा गया कि भारत में सबसे अधिक 23 लाख मौतें हुई हैं पॉल्यूशन से संबंधित कारणों से। इसके बाद जो है वो अगला नंबर चाइना का है, जहाँ पर लगभग 18 लाख मौतें हुई हैं। यूएस भी जो है वो इस लिस्ट में है, जहाँ पर कि 1,97,000 मौतें हुई हैं। इस रिपोर्ट में जो है वो 3 ऐसी लिस्ट बनाई गई हैं जहाँ पर कि पोल्यूशन के कारणों से मौत हुई है, और भारत जो है वो इन तीनों लिस्टों में जो है वो टॉप 10 में स्टैंड कर रहा है, उसकी रैंक है। इसके बाद जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है वो सिर्फ अमीर कंट्रीज़ इस लिस्ट का पार्ट है, या सिर्फ गरीब कंट्रीज़ भी इस लिस्ट का पार्ट है। टॉप 10 कंट्रीज़ जो इस लिस्ट में इंक्लूड की गई हैं उसमें अमीर देश भी हैं, गरीब देश भी हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि जो वेल्दी नेशंस होते हैं वहाँ पर पोल्यूशन से ज़्यादा मौतें होती हैं, जो गरीब नेशंस होते हैं वहाँ पर कम होती है, इसका उल्टा। ये चीज़ें जो है नहीं कही जा सकती इस रिपोर्ट के हिसाब से। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट के बारे में जानने के लिए बस इतना ही है। ग्लोबल अलायंस ऑन हेल्थ एंड पोल्यूशन क्या है ये मैंने आपको बता दिया। एक अलायंस है जो कि वर्ल्ड बैंक और यूरोपियन यूनियन और यूएन एनवायरनमेंट और साथ ही साथ मिनिस्ट्रीज से मिल के बना हुआ है। इसके अलावा इस रिपोर्ट की क्या फाइंडिंग्स है, बेसिक फाइंडिंग्स जो है वो मैंने आपको बता दी। अब ये टॉपिक ख़त्म हो गया। अब आइए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। उड़ीसा सीएम लॉन्चेस जल साथी प्रोग्राम। तो दोस्तों, उड़ीसा में जल की जो समस्या है, घरों में जल पहुंचाने की जो समस्या है, उसका सल्यूशन निकालने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए नवीन पटनायक जो कि वहाँ के इस समय चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने जल साथी प्रोग्राम शुरू किया है। अब जल साथी प्रोग्राम है क्या, थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में मैं आपको दे दूँ। जल साथी दोस्तों, ये इसका लक्ष्य ये है कि लगभग 5,000 महिलाओं को जो है वो जल साथी के रूप में नौकरी दी जाएगी, जल साथी के रूप में उनको काम दिया जाएगा। और उनका काम क्या होगा, घरों तक साफ़ सुथरा पीने का पानी पहुंच रहा है, ये चीज़ सुनिश्चित करना उनका काम होगा। ये स्कीम जो है वो शुरुआत में भुवनेश्वर में जो है वो 8 वार्ड्स में ये चलाई जाएगी, और उसके बाद जो है वो धीरे धीरे बाकी के फेजेस में ये जो है वो बाकी वार्ड्स में भी ये चलाई जाएगी। और कहा जा रहा है कि लगभग 70 लाख लोगों को इस स्कीम से फ़ायदा होगा। अब ये जो जल साथी 5,000 महिलाएं जिनको जल साथी बनाया जाएगा, उनका काम क्या होगा। उनका काम आप आखिरी पॉइंट में से देखिए तो टेस्टिंग ऑफ वाटर क्वालिटी, फैसिलिटेटिंग न्यू वाटर कनेक्शन, मतलब नए कनेक्शन वाटर के लगाना, पानी का जो क्वालिटी है उसको चेक करना, जो पुराने कनेक्शन है उनको रेगुलर करना, उसके अलावा जो डिमांड्स हैं पानी की वो समझना, उसको जो है वो सही अथॉरिटीज़ तक पहुंचाना, मीटर रीडिंग, बिल जनरेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो इनको दिया गया है। इसकी पावर जो है वो इन जल साथियों को दे दी जाएगी। अब हम जल साथी की बात कर रहे हैं तो इसके पहले जो है वो उड़ीसा सरकार ने एक जो है वो इस तरह के पहले भी इनिशिएटिव लिए हैं, जहाँ पर कि बिजली के बिल इकट्ठा करने के लिए और मिड डे मील प्रिपरेशन के लिए, इस तरह के लिए जो है वो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो है वो एंगेज किया था। इस मिशन को जो है मिशन शक्ति का नाम दिया गया था। तो मिशन शक्ति और जल साथी ये दो स्कीमें हैं। इसमें इंपॉर्टेंट जल साथी अभी रिसेंट की है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने ये जान लिया कि इसमें जो है वो इसका बेसिक एम बस आप जान लीजिए कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर को जो है वो घरों तक पहुंचाना है। और ये इस दिशा में जो है वो जितने भी काम हैं, चाहे वो कनेक्शन लगाने से और बिल कलेक्शन तक, ये पूरा जो प्रोसेस है ये सारा जो है वो महिलाओं के हाथ में दे दिया जाएगा, 5,000 जल साथियों के हाथ में दे दिया जाएगा। तो इस टॉपिक में दोस्तों इतना ही पढ़ने लगा। ये देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। कल्चर मिनिस्ट्री लॉन्चेस वेब पोर्टल शोकेसिंग हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत सिंपल सा है। इसमें जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म ने जो है वो एक वेब पोर्टल शुरू किया है इंडियन कल्चर पर। ये जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक टीम इसको शुरू कर रही है, और इसका जो डेटा है वो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा एकत्रित किया जाएगा, एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। इसका लक्ष्य दोस्तों बहुत सिंपल सा है कि जो भारत का रिच कल्चर है, जो भारत का रिच हेरिटेज है, आप जानते ही हैं कि भारत का कल्चर कितना जो है रिच है। हम जो है वो सदियों से हमारे यहाँ जो है वो कल्चर हमारा चला आ रहा है, वो धीरे धीरे और ज़्यादा समृद्ध होता चला जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को भारत के लोगों तक पहुंचाना, इसके साथ ही साथ बाहर के लोगों में, मतलब दुनिया भर में जो है वो इसका प्रचार प्रसार करना, ये इसका जो है वो पोर्टल का बेसिक लक्ष्य है कि मतलब जो है वो एक जगह पर भारत के कल्चर और हेरिटेज के बारे में सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। तो इस टॉपिक में दोस्तों जानने के लिए इतना ही है। अब आइए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है आज का। नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल बिगिंस इन रायपुर।
तो दोस्तों नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल जो है वो एक एनुअल इवेंट है, एनुअल फेस्टिवल है, जो कि भारत की जो ट्राइबल डांस है उनको सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। जनरली जो है वो दिल्ली में ये मनाया जाता है, लेकिन ये इस बार जो है वो पहली बार छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है। ये जो फेस्टिवल होता है ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसके साथ जो है वो IGRMS है, एक इंस्टीट्यूट है, ये दोनों मिल के जो है इसको कराते हैं। इस बार जो है अभी तक जो है वो ये मैंने आपको बताया पहले कि दिल्ली में होता था, इस बार जो है इसको छत्तीसगढ़ में कंडक्ट किया जा रहा है। ये फेस्टिवल जो है वो 3 दिन तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि 29 ट्राइबल ग्रुप्स जो होंगे वो 43 अलग अलग तरह के डांस फॉर्म जो है वो परफॉर्म करेंगे इस फेस्टिवल में। तो इसमें दोस्तों जानने के लिए इतना ही है। नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल होता क्या है, इसको कौन ऑर्गेनाइज कराता है, मैंने आपको बताया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कराती है, और बस इसमें इतना ही है हमारी जानकारी के लिए। आइए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। नेशनल एक्विफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो दोस्तों एक्विफर क्या होता है ये आप लोगों को पता होगा। ये रॉक्स होती हैं बेसिकली, जो जहाँ पर कि ग्राउंड वाटर स्टोर होता है। तो अभी जो है वो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने एक निर्णय लिया है कि वो जो है वो इस तरह के जो एक्विफर हैं उनके मैपिंग और मैनेजमेंट का जो है वो कार्यक्रम शुरू करेगा। तो ऐसे एरियाज़ में भी मैपिंग की जाएगी जहाँ पर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन जो है वो, मतलब ग्राउंड वाटर में जो कमी आई है बहुत ज़्यादा है, ऐसे जगहों पर भी जो है वो मैपिंग की जाएगी। अगर देखा जाए तो भारत सरकार ने जल शक्ति अभियान भी इसी दिशा में शुरू किया है कि जो भारत में वाटर रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करना, उनका अच्छा मैनेजमेंट करना, उनको प्रिजर्व करना, कंजर्व करना, इन्हीं चीज़ों को लेके जल शक्ति अभियान भी शुरू किया गया है। तो उसी तरह से ये भी एक्विफर मैपिंग का प्रोग्राम है। अगर हमको पता रहेगा कि हमारे एक्विफर्स किस तरह के हैं, कहाँ पर हैं, उनका मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, तो चीज़ें जो है वो सरल हो जाएंगी। ग्राउंड वाटर का मैनेजमेंट जो है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए सरल हो जाएगा।